नमस्कार दोस्तों। ये एपिसोड नंबर 2 है। हमने पिछले एपिसोड में जो डिस्कशन की थी वो हमने ये की थी कि बिटकॉइन क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। हमने उसके बीच में एक डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश की थी। ये जो एपिसोड है इसका मेन फोकस ये रहेगा कि ब्लॉकचेन का जो इस्तेमाल है वो रियल वर्ल्ड में यानी कि असल दुनिया में किस तरीके से आज की दुनिया में हो रहा है। और ये एपिसोड फोकस कर रहा है एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे जिसको कहते हैं टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन ब्लॉकचेन से ही एक निकली हुई चीज़ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब ये आई मार्केट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि ब्लॉकचेन जो है वो अपना एक रिकॉर्ड कीपिंग टूल है जिसके अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उसको रिकॉर्ड वाइज सीक्वेंस वाइज हम उसको उसमें रिकॉर्ड करते हैं। वो सेंट्रलाइज चीज़ नहीं है, वो एक पूरी तरीके से एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है जिसका कोई ओनर नहीं है। ब्लॉकचेन को कोई ओन नहीं करता, ब्लॉकचेन को कोई इस चीज़ को कोई चलाता नहीं है। ये जो भी चीज़ है ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक एक प्रोटोकॉल के ऊपर चलती है, जो प्रोटोकॉल वेल डिफाइंड होते हैं आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है ये भी एक समझने की बहुत ज़रूरत है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर लिखे हुए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल होता है, आप एक प्रोग्राम लिखते हैं कि ये प्रोग्राम इस तरीके से काम करेगा, जिस जो हमारे कंप्यूटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं इफ़ देन एल्स, कि अगर ये वाली एक पर्टिकुलर चीज़ होती है तो जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, अगर ये वाली चीज़ होती है तो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, नहीं तो वो एक और दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब जिस तरीके से आप दुनिया में जानते हैं जो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम जो भी एक बिज़नेस करते हैं या जो भी हम किसी कोई लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं या हम कोई भी एक ऐसी चीज़ बाय करते हैं जिसमें हमें डॉटेड लाइन पे साइन करना पड़ता है, तो वो एक चीज़ एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लीगली एनफोर्स्ड होता है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई फॉलो नहीं करता तो हम कोर्ट तक जा सकते हैं। हम कोर्ट में उस चीज़ के ऊपर एक चीज़ फाइल कर सकते हैं कि किसी ने हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट का जो है वायलेशन किया है, इस रूल को तोड़ा है, तो वो चीज़ कोर्ट में चैलेंजेबल होती है। अब जब हम ब्लॉकचेन की दुनिया की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर इस तरीके का कोई प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन की एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ब्लॉकचेन का कोई ऐसा मालिक नहीं है, कोई ऐसी रूल रेगुलेशंस नहीं है जिसके अंदर आप किसी कोर्ट के दरवाजे पे इसे डायरेक्टली लेकर जा सकें। हाँ, जब आप इसे कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर करते हैं, ये मैं आगे अभी इस एपिसोड में डिस्कशन करूंगा कि ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमैटिकली वेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप एक प्रोटोकॉल, एक रूल रेगुलेशंस आप पहले ही प्री डिफाइन कर देते हैं, आप पहले ही उस चीज़ को आप प्रीसेट कर देते हो। जब वो प्रीसेट हो जाते हैं रूल्स, तो उन्हीं रूल्स के हिसाब से वो ब्लॉकचेन वर्क करता है। अब जो एक कंसेप्ट मार्केट के अंदर अब चल रहा है, क्योंकि कल जो हमने डिस्कशन करी वो हमने करी कि बिटकॉइन क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ब्लॉकचेन का अंत बिटकॉइन नहीं है, या बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन की शुरुआत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को आज सपोर्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है, बिटकॉइन वो करेंसी है जो ब्लॉकचेन के ऊपर आज नंबर 1 है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जिसके अंदर से अगर हम ये कहें कि 10 में से 6 लोग अगर कहीं भी क्रिप्टो मार्केट्स में कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो डोमिनेंस होता है वो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर बिटकॉइन का है, क्योंकि बिटकॉइन को एक इन्वेस्टमेंट करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया, ये आपके ट्रस्ट पे चलता है। जिस तरीके से आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा, करेंसी जो है वो आपके ट्रस्ट पे चलती है। इसे कोई आज के टाइम पे कोई गोल्ड बैक नहीं करता, गवर्नमेंट ने कोई गोल्ड नहीं रखा हुआ। ये गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस है कि अगर आप 500 रुपए का नोट अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं तो आप 500 रुपए की कोई चीज़ खरीद पाएंगे। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें एक ट्रस्ट पे, एक भरोसे के ऊपर चलती हैं। अब जो यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन वो चीज़ है जिससे ब्लॉकचेन को एक ज़िंदगी मिलती है, जिससे एक रियल लाइफ मिलता है। ब्लॉकचेन की जब शुरुआत हुई, जब मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन से पहले भी एग्जिस्ट करता था। बिटकॉइन वो है जिसने ब्लॉकचेन को फेमस करा है। जो कंसेप्ट हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है ब्लॉकचेन के, वो पहले भी वेल डिफाइंड थे, वो पहले भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट किया करते थे। पर सतोशी नाकामोटो, जो एक आज के टाइम पर जो लोग कहते हैं कि उनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, खैर सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं, जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, जिनका मैंने कल जिक्र किया था अपने पिछले एपिसोड में। तो उन्होंने से ब्लॉकचेन को प्रचलित किया, उन्होंने उसको पॉपुलराइज किया। अब क्या बिटकॉइन से ही सारी चीज़ डोमिनेंट रहेगी ब्लॉकचेन में? ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, एक बहुत बड़ा जो कंसेप्ट आया मार्केट में आज,
जिस कंसेप्ट के ऊपर ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा तरक्की कर सकता है वो कंसेप्ट है टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन का कंसेप्ट ये है कि कोई भी जो चीज़ है, अगर आज हम शेयर्स देखते हैं, अगर आप आज रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का भाव देखेंगे तो वो लगभग 2000 रुपये का शेयर भाव चल रहा है। अब जो 2000 रुपये का शेयर भाव चल रहा है, ये बहुत लोगों की रीच से बाहर है, क्योंकि आप एनएसई पर जब आप जाते हैं तो आप एनएसई पे जाकर आप ये नहीं कह सकते कि मैं 20 रुपये का रिलायंस लेना चाहता हूँ। आप लेंगे तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको पूरा एक शेयर बाय करना पड़ेगा और एक शेयर के लिए आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं टोकनाइजेशन की, तो टोकनाइजेशन वो चीज़ है जिसने मार्केट में कंसेप्ट को लेकर आया, वो जिसे कहते हैं फ्रैक्शनलाइजेशन। अब फ्रैक्शनलाइजेशन क्या है? फ्रैक्शनलाइजेशन, जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, फ्रैक्शंस मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े। तो अगर आज आप 2000 रुपये का रिलायंस लेना चाहते हैं तो आप 2000 रुपये का चाहें तो आप पूरा एनएससी या बीएसई से जाकर एक पूरा शेयर बाय कर लेंगे। पर अगर आप सिर्फ एक 20 रुपये का रिलायंस बाय करना चाहते हैं तो वो भी आपको एक ऑप्शन जो है वो ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिल सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है उस चीज़ को फ्रैक्शनलाइज कर देता है। फ्रैक्शनलाइज का ये मतलब हो जाता है कि वो चीज़ बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। अब जो टोकनाइजेशन का कंसेप्ट है, अब टोकनाइजेशन का कंसेप्ट ज़्यादातर ब्लॉकचेन की दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? इलिक्विड एसेट्स के लिए। अब इलिक्विड एसेट्स कौन से हैं? जो हम जानते हैं, बहुत सारे इलिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो आप इमीडिएटली मार्केट में आप उसे बेच नहीं सकते। उसका खरीदार ढूंढने में आपको टाइम लगता है, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपके रियल एस्टेट हो गया, आपके फाइन आर्ट हो गया, जो पेंटिंग्स होती हैं, जो महंगी महंगी पेंटिंग्स हैं, वो पेंटिंग्स आपकी इमीडिएटली मार्केट में बेची नहीं जा सकती, क्योंकि उसका खरीदार आप ढूंढेंगे, वो चीज़ ऑक्शन होगी, उस चीज़ की बोली लगेगी। अगर कोई आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसमें 4 बार 5 बार 10 बार हो सकता है आपको किसी ब्रोकर को, इंटरमीडियरी को वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, उस पर एक नेगोशिएशन होगी। इमीडिएटली आप उसे किसी शेयर की तरह खरीद कर बेच नहीं सकते। तो ब्लॉकचेन का जब मार्केट में कंसेप्ट आया, जब लोगों ने देखा कि बिटकॉइन जो है वो एक बहुत प्रचलित करेंसी बनता जा रहा है, पॉपुलर बनता जा रहा है, तो लोगों ने उसके आसपास और भी करेंसीज को बनाया। अब बिटकॉइन का जो भाई है, जो अगर आप क्रिप्टो की मार्केट में इस एपिसोड से पहले आपने अगर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हो, तो एक और करेंसी है जो बहुत चलती है जिसका नाम है इथेरियम। अब इथेरियम क्या है? बिटकॉइन ने कभी भी लोगों को अपने ऊपर कोई प्रोग्रामिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया। आप उस करेंसी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप उस करेंसी को यूज कर सकते हो, पर बिटकॉइन आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसके ऊपर कोई चीज को आप डिजाइन कर सको या उसके ऊपर आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सको, क्योंकि वो करेंसी है। आप उसे करेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें ट्रेड करते हैं, आप उसके अंदर स्पेकुलेटिव बिहेवियर, जिसे आप सट्टेबाजी कहते हैं, आप वो भी करते हैं। तो बिटकॉइन का बेसिक जो पर्पस है वो इन्वेस्टमेंट का है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, पर बिटकॉइन के ऊपर कोई चीज़ प्रोग्राम या डेवलप नहीं करी जा सकती, कोई चीज़ उसके ऊपर डिज़ाइन नहीं करी जा सकती। अब इथेरियम जो था, इथेरियम एक कंसेप्ट के साथ मार्केट में आया। अब इथेरियम का कंसेप्ट क्या था? इथेरियम ये चाहता था कि जितने भी लोग, जो डेवलपर्स हैं, वो ब्लॉकचेन की दुनिया में आएं और ब्लॉकचेन की दुनिया में खुद आकर वो उसके ऊपर अपने टोकन्स, अब टोकन्स क्या है? टोकन्स आपके, जिस तरीके से आप जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में आपके शेयर्स आप बनाते हैं, उसमें हमारे 100 शेयर हैं, 200 शेयर हैं, 500 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं। तो वही टोकन्स जो हैं वो आपके रियल एसेट को या आपकी वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई 100 रुपये की एक पेंटिंग पड़ी है और अगर आप इसे ब्लॉकचेन के ऊपर टोकनाइज करना चाहेंगे तो आप इनको 100 टोकन्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हो। तो जो ये 100 टोकन्स हैं, वो एक टोकन जो है वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो 100 रुपये की चीज़ है, एक टोकन उसकी 1% की वैल्यू को डिफाइन करता है। टोकनाइजेशन का जो टोटल पर्पस है, टोकनाइजेशन का टोटल पर्पस ये था कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक आम इंसान, एक आम एंटरप्रेनर, एक स्टार्टअप, एक बिजनेस अपनी कोई प्रोग्रामिंग करके इसके ऊपर अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। अब बिजनेस को डेवलप करने का ये मतलब है कि जब हम आज जो कंपनीज हम बनाते हैं, जो अगर आप कोई इंडिया में कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपनी कंपनी बनाते हो, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या पार्टनरशिप फर्म बनाते हो। पर अगर आप प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी के बीच में बनाते हो तो आपका एक शेयर कैपिटल असाइन होता है, एक शेयर कैपिटल आपका डिफाइन करा जाता है। कैपिटल है जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू कर रहे हैं हमारी कंपनी में, कितने ओनरशिप यूनिट्स, क्योंकि शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स आपकी कंपनी के अंदर ओनरशिप को डिफाइन करते हैं। वो डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास 1000 शेयर हैं और इस कंपनी के अगर 2 मालिक हैं, 500 शेयर एक आदमी के पास है और 500 शेयर दूसरे आदमी के पास हैं। तो अगर हम सेम कंसेप्ट को अगर हम अब सोचें
तो आप सेम कंसेप्ट को एक बिना कंपनी बनाए, देखिए कंपनी की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी अगर आप बिज़नेस को अपने बिल्कुल लीगलाइज़ तरीके से आप सेटअप करते हो, क्योंकि कुछ बिज़नेसेस हैं जो प्रॉपरली पूरी पूरी तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं और वो ब्लॉकचेन को ही इस्तेमाल करते हैं। पर ये उन देशों में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है जहाँ पर कोई टैक्सिंग नहीं है। अब अगर आपके देश में कोई टैक्स है, कोई रूल रेगुलेशन है, तो उसके लिए ज़रूर आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है। तो टोकनाइज़ेशन क्या करता है कि टोकनाइज़ेशन आपकी कंपनी के शेयर्स को, जो आपने शेयर्स अपनी कंपनी के बनाए हैं, उन शेयर्स को आप फर्दर रिप्रेजेंट कर सकते हो टोकन्स के थ्रू। अब अगर आप मार्केट के अंदर आप एक टोकन इशू करते हो, तो हर एक टोकन के नीचे या उसका जो एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, जो उसके नीचे रखी हुई एक सिक्योरिटी है, वो आपका एक शेयर हो सकता है। अगर अगर मैं एक पेपर की बात करूं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट का एक सर्टिफिकेट देखें, आप बैंक में जाएं और आप वहां पर जाकर आप एक फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट बनवाएं, तो अगर आपने 5 लाख की एफडी करी है, 10 लाख की करी है, 20 लाख की करी है, तो बैंक आपको कुछ 20 लाख सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, वो आपको एक सिंगल पेपर इशू कर सकता है। उस सिंगल पेपर के अंडरलाइन जो फैक्टर है, वो आपकी एफडी का अमाउंट है, जो भी एक अमाउंट आपने एफडी के अंदर की है, तो वो एक पेपर जो है वो डिफाइन करता है कि इसके नीचे क्या सिक्योरिटी रखी हुई है। तो टोकनाइजेशन का टोटल कंसेप्ट ये है कि हम जो चीज़ें आज ट्रेडिशनल दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ट्रेडिशनल का मतलब ये है जो आम बोली में वो बार बार इस्तेमाल होता है, जो आज भी ब्लॉकचेन के जो कंसेप्ट्स हैं वो मेन लीग में नहीं आए हैं, वो मेन लीग में अब आ रहे हैं, आ चुके हैं। और बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी ब्लॉकचेन को ही इस्तेमाल करा जा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें अमेरिका के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की, जो अमेरिका का सेबी है, जैसे हमारे इंडिया में शेयर मार्केट के रेगुलेटर हैं जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरह अमेरिका में भी एक रेगुलेटर है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ऑलरेडी ब्लॉकचेन को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और यहाँ तक कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ब्रोकर से ये बात करी, ब्रोकर्स को एक आइडिया दिया, क्यों नहीं हम ये सारी चीज़ें जो आज जो महंगे महंगे हमारे शेयर्स हैं, हम क्यों नहीं उसको हम टोकनाइज कर सकते। क्योंकि अगर आप टोकनाइज करते हैं, तो अगर कोई $2000 का अमेजोन का शेयर है, तो आप उसको $1 का भी बाय कर सकते हो, $2 का भी बाय कर सकते हो, $5 का भी बाय कर सकते हो, क्योंकि आप उतने नंबर ऑफ टोकन्स आप क्रिएट कर सकते हो, उस चीज को आप और भागों में तोड़ सकते हो, उसे आप और डिवाइड कर सकते हो। तो ये वाले कंसेप्ट को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑलरेडी एक ग्रीन सिग्नल दे चुका है। अब जहां तक बात आती है इंडिया की, जहां पर हम बैठे हैं, इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया है, वो इस टेक्नोलॉजी को जान चुके हैं, इसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मार्च का जो जजमेंट था जिसमें उन्होंने क्रिप्टो को लीगलाइज किया, तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली सारी चीजें रेगुलेट हो चुकी हैं। अब आप जब अपनी कोई भी कंपनी के शेयर को या आप अपनी किसी भी ओनरशिप को, ये जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई आप कंपनी के शेयर्स को ही टोकनाइज करो, आप किसी भी चीज को टोकनाइज कर सकते हो। आप किसी पेंटिंग को टोकनाइज कर सकते हो, आप अपने घर को टोकनाइज कर सकते हो, आप अपने लोन को टोकनाइज कर सकते हो और उसे मार्केट पर आप लिस्ट कर सकते हो। अब जब हम लिस्टिंग की बात करते हैं, तो जब जब भी हम एक बात सोचते हैं लिस्टिंग की, तो हमारे माइंड में एक आता है, एक ही चीज़ आती है, वो है स्टॉक एक्सचेंजेस। कि जो भी ये चीज़ है, ये कौन से शेयर बाजार पे ट्रेड हो रहा है, ये कौन सी शेयर मार्केट पे ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, जब क्रिप्टो से हम रिलेटेड बात करते हैं, तो क्रिप्टो के अपने एक्सचेंजेस हैं जिन्हें हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस कहते हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस में वही ऐसे ट्रेड होते हैं जो ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इंप्लीमेंट करे जा चुके हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चल रहे हैं, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन में बनाई हुई कंपनी की तरह आप उसको समझ सकते हो। आप उसे ये सोच सकते हो कि ब्लॉकचेन पर आपने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। अब उसका एक और लीगल स्ट्रक्चर क्या है, वो आपकी कंपनी हो सकती है, जो चाहे इंडिया में बने, जो चाहे अमेरिका में बने, जो चाहे लंदन में बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जो कहानी ये है, जो इस कंसेप्ट ने एक चीज को, मार्केट को एक एक नया आयाम दिया, एक नई मार्केट को एक गाइडेंस दी है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन ने अपनी डोमिनेंस से, बिटकॉइन ने अपनी एडॉप्टेबिलिटी से, क्योंकि आज बिटकॉइन को लोग जानते हैं। आज भी क्या होता है कि अगर आप अखबारों में देखेंगे, तो बिटकॉइन के नए भाव या बिटकॉइन जब अपने आज उच्चतम स्तर पे पहुंच रहा है, जब अपने हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, चाहे हिंदी, इंग्लिश, ये सारे उसके बारे में लिख रहे हैं।
पर कितने लोग हैं जो रियलिटी में बिटकॉइन को आज इस्तेमाल कर रहे हैं, या कितने लोग जानते हैं कि इसको कहाँ से खरीदा जा सकता है? ये कवर हम करेंगे, क्योंकि आज का एपिसोड इसलिए बनाया गया है कि आपको ये बता सकें कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में, असल दुनिया में कहाँ हो रहा है। तो टोकनाइजेशन के कंसेप्ट में आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब हम टोकन बनाते हैं तो टोकन्स में भी बहुत तरीके के और भी टोकन्स हैं। जो अब ये जो टोकन्स हैं, इसके अंदर आप बना सकते हैं सिक्योरिटी टोकन्स, आप इसमें बना सकते हैं यूटिलिटी टोकन्स, और आप इसमें बना सकते हैं पेमेंट टोकन्स। तो अब ये तीनों चीज़ें क्या है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए। सिक्योरिटी टोकन वो होता है जिसके अंडरलाइंग एक सिक्योरिटी पड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक 100 रुपये की पेंटिंग को टोकनाइज करा है, तो इसके पीछे अगर आपने 100 टोकन्स बनाए हैं, तो ये 100 टोकन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस 100 रुपये की पेंटिंग को। वो इसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके नीचे एक सिक्योरिटी पड़ी हुई है। और जो चीज़ मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है, लोग वो 100 रुपये की पूरी पेंटिंग नहीं खरीद रहे हैं। वो उसके अंदर 1 रुपये की पेंटिंग खरीद रहे हैं, वो उसमें 2 रुपये की पेंटिंग खरीद रहे हैं, वो उसके छोटे छोटे हिस्सों को बाय कर रहे हैं। अब हो सकता है कि किसी के पास 100 रुपये का बजट ना हो, पर वो उस चीज़ से बेनिफिट लेना चाहता है। अब जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है। अब अगर मोनालिसा की पेंटिंग, हम ये जानते हैं कि हर साल या हर 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में उस पेंटिंग की कीमत में 10 से 15% का इजाफा हो जाता है। वो उसका प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एक पेंटिंग की एज हो रही है, वैसे वैसे वो पेंटिंग उतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो ये बहुत एक श्योर शॉट इनकम हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और पेंटिंग अपने आप में बहुत एक श्योर शॉट इनकम होती है, पर पेंटिंग ज़्यादातर अभी एक अमीरों का एक खेल बन के रह चुका है, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑक्शंस में बेचा जाता है, और ये ऑक्शंस के अंदर ही लोग इसको खरीदते हैं, बेचते हैं। और ये सौदा एक बल्क में होता है। कोई 300 करोड़ की एक पेंटिंग लेता है, कोई 200 करोड़ की एक पेंटिंग लेता है। तो ये जो भी सौदे होते हैं, ये बल्क में कर दिए जाते हैं। तो अब ये कहानी आती है टोकनाइजेशन की। तो टोकनाइजेशन इस चीज़ को सिंप्लीफाई करता है। आप इस चीज़ को जब आप ब्रेक करते हैं कई टुकड़ों में, तो आप इसकी जो रीच है, आप उसको कई गुना बढ़ा देते हो। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपको आपके बजट में मिलेगी, और आप उस चीज़ को चाहते थे कि आप उस चीज़ को खरीद पाएँ, तो आप इसको टोकनाइज वैल्यू को आप मार्केट से बाय कर सकते हो। क्रिप्टो एक्सचेंजेस से आप डायरेक्टली उसको ट्रेड कर सकते हो। जब आपको लगे कि मेरे को इसे खरीदना है, तो आप इसे खरीद सकते हो। जब आप इसे बेचना चाहो, तो आप इसे बेच सकते हो, क्योंकि उसमें मार्केट की एक लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। तो बहुत सारा जो रेड टेप था कि हमें ये ऑक्शन करना पड़ेगा, या हमें इसको बहुत बड़े इन्वेस्टर्स को बेचना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, तो उस सारे कंसेप्ट से हम बाहर आ जाते हैं। ये तो है सिक्योरिटी टोकन। अब एक चीज होती है यूटिलिटी टोकन। अब यूटिलिटी टोकन्स क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी एक बिजनेस शुरू करा है, आपके बिजनेस का एक सिर्फ एक आइडिया है, वो एक आइडिया है, वो एक नेसेंट स्टेज पर है, बहुत एक छोटी स्टेज पर है, उसके पीछे कोई एसेट नहीं है। जब आपने कंपनी शुरू करी है, तो आपने कंपनी में एक किराए का ऑफिस लिया है, आपने 4 एम्प्लॉय हायर किए हैं, आपने अपने छोटे कैपिटल से एक बिजनेस को शुरू किया है। तो आप जब इस कंपनी के कोई भी ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे हम शेयर्स भी कह रहे हैं, हम इसमें शेयर्स को ही टोकनाइज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि शेयर्स एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइन हो सकते हैं। तो अगर हम ये शेयर इशू कर रहे हैं, तो इन शेयर्स के पीछे अभी कोई राइट नहीं है किसी का, क्योंकि अगर अगर बिजनेस आपका वेल परफॉर्म नहीं करेगा, तो इन्वेस्टर उसके अंदर से क्या ले सकता है? क्योंकि आपने ऑफिस भी रेंट पे लिया है, आपने एम्प्लॉयज जो रखे हैं, आपने कोई रियल वैल्यू अभी क्रिएट नहीं करी है, आपने उसके अंदर कोई रेवेन्यू, कोई प्रॉफिट आप लेकर नहीं आए हो। तो ये बहुत हद तक लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी टोकन्स को क्रिएट करते हैं। यूटिलिटी टोकन्स आपकी रेवेन्यू को डिफाइन करता है। अब इसको किस तरीके से समझा जा सकता है? जैसे जो स्टोर्स होते हैं, जैसे आप अगर किसी मिठाई की दुकान में जाएं इंडिया में, फॉर एग्जांपल हम हल्दीराम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हल्दीराम के अंदर अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो, आपने काउंटर पे एक पेमेंट कर दी। आपको पेमेंट करने के बाद उन्होंने एक पेपर दे दिया, या आपको एक उन्होंने प्लास्टिक का एक कॉइन दे दिया कि आप इसे इस काउंटर पे ले जाइए, और इस काउंटर से आप अपने सामान को आप कलेक्ट कर लो। तो ये जो कॉइन है, आप इसको यूटिलिटी टोकन समझिए, क्योंकि यूटिलिटी टोकन से अगर आपके हाथ में वो टोकन है, तो आपने जो भी ये प्रोडक्ट बाय करा है, आपने जो भी एक डिश वहां से ली है, आप उस डिश को जाकर उस काउंटर से क्लेम कर सकते हो। आप उसमें हल्दीराम के एसेट्स को क्लेम नहीं कर सकते, आपको उसमें हल्दीराम की ओनरशिप नहीं मिल रही, बल्कि आपने उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपने उस टोकन को बाय करा है। तो यूटिलिटी टोकन आपके रेवेन्यू को दिखाता है कि आपका जो रेवेन्यू है, जो आपके बिजनेस का जो सेल एंड परचेस है, अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसको मैं मालिकाना हक नहीं देना चाहता, क्योंकि यूटिलिटी टोकन के पीछे ज्यादातर केसेस के अंदर कोई मालिकाना हक नहीं होता, क्योंकि उसके नीचे कोई अंडरलाइन सिक्योरिटी नहीं होती। ये
अगेन आपके ट्रस्ट के ऊपर चलता है कि वो बिजनेस वेल परफॉर्म करेगा, वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप उसके अंदर एक यूटिलिटी टोकन को आप बाय कर लेते हो। तो यूटिलिटी टोकन का कोई राइट नहीं होता, कोई वोटिंग राइट नहीं होती, कोई वोटिंग पावर नहीं होता, और ये शेयर नहीं होता। ये अपने आप में रेवेन्यू को डिफाइन करता है। जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी के जो सेल परचेज है, जो कंपनी का कंसेप्ट है, आप उस कंसेप्ट के अंदर पैसा लगाते हो। तो ये भी शेयर की तरह ही ट्रेड कर रहा है, इसकी भी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी, पर इसका जो ओनर है उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती, उसका कंपनी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। सिक्योरिटी टोकन में अगर आप किसी को कहते हो कि अगर ये मेरी कंपनी है, ये अच्छा रेवेन्यू कर रही है, इसके पीछे एसेट्स हैं, मेरी बैलेंस शीट पर एसेट्स हैं, मेरे पास अपना खुद का ऑफिस है, मेरे पास खुद की उसमें 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास और भी एसेट्स हैं, और अगर आप उन एसेट्स को मार्केट पर लेकर आते हो तो आपके हर टोकन के नीचे एक सिक्योरिटी है कि अगर बिजनेस ना भी चले और जो जिसने आपके बिजनेस में पैसा डाला है वो उसके अंदर से कोई ना कोई रिकवरी कर सकता है। तो इसमें एक रिकवरेबल पोर्शन रहता है। यूटिलिटी टोकन के अंदर कोई रिकवरी के चांसेस नहीं होते, पर यूटिलिटी टोकन उन कंसेप्ट्स के लिए बहुत अच्छा है जो आगे चल के मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब तीसरी चीज आती है, जो जो काइंड ऑफ टोकन है उसका नाम है पेमेंट टोकन। अब पेमेंट टोकन आप बिटकॉइन की तरह ही समझिए। पेमेंट टोकन क्या है? जिस तरीके से आपने 100 रुपये आपने किसी को ट्रांसफर करने हैं, तो 100 रुपये अगर आपने किसी को ट्रांसफर करने हैं तो आपके पास एक टोकन है, आपके पास एक कॉइन है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है। अब आप उसे अगर मार्केट के अंदर ले जाओगे तो आपको उसके अगेंस्ट कैश मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी रिलेटिव ने आपको किसी और स्टेट से आपको 100 टोकन भेजे जिनकी वैल्यू 100 रुपये है, वो आपके मोबाइल वॉलेट में आ गए, जो आपका ब्लॉकचेन वॉलेट होता है। अब ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर जो आपके 100 टोकन आ गए, आप जब इसको रिडीम करने के लिए जाओगे तो जिस आप काउंटर पे जाओगे, आप वहां वो 100 टोकन उनके वॉलेट में ट्रांसफर कर दोगे। ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर, क्योंकि अभी हम बहुत एक बेसिक कंसेप्ट से इस पूरे चैनल को बिल्ड कर रहे हैं कि आपके पहले प्रिंसिपल्स, आपके जो एक बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं कि आपको आगे की बातें और अच्छे से समझ आ पाएँ। तो जब आप ये 100 टोकन दोगे तो 100 टोकन के अगेंस्ट वो आपको 100 रुपये दे देगा। तो ये जो वैल्यू है, ये पेमेंट टोकन की जो वैल्यू है, ये स्टेबल रही, ये हिली नहीं। आपको 100 टोकन आए थे, उनकी वैल्यू 100 रुपये थी, आप गए, आपको उसके अगेंस्ट 100 रुपये मिल गए। तो ये जो चीज है ये मार्केट में ट्रांजैक्ट करती रहेगी, तो ये पेमेंट टोकन हुआ। तो टोकनाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है लिक्विडिटी बढ़ाना। अब अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस किसी भी तरीके के एसेट को ट्रेड कर सकते हैं, ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी से नहीं चल रहे, पर हाँ, जहां भी जिस देश में एक्सचेंजेस बने होते हैं वो उस एक्सचेंज से लोकली गवर्नड होते हैं, वहां की गवर्नमेंट के लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए जो भी अपना एक एक आईओ लेके आना चाहते हैं, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आईपीओ नहीं हुआ करते, इसके अंदर आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं करते, आप इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग करते हो, जहां पर एक्सचेंजेस आपके इस इशू को अपने एक्सचेंज के ऊपर शो करते हैं और उनके जो इन्वेस्टर रहते हैं, जो उनके ट्रेडर रहते हैं, वो आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक और भी कंसेप्ट था इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिसके अंदर आप किसी एक्सचेंज का सहारा नहीं लेते, बल्कि आप खुद ही अपने कॉइन्स को अपनी वेबसाइट के थ्रू आप उसे एडवर्टाइज करके सेल कर देते हो। ज़्यादातर केसेस के अंदर यही रेकमेंड किया जाता है कि आप इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग करें, आप एक्सचेंज का सपोर्ट लें और एक्सचेंज के थ्रू ही आप उस चीज़ को मार्केट के अंदर आप ओपन करो। तो टोकनाइजेशन का जो बेनिफिट है वो है लिक्विडिटी, क्योंकि अब लिक्विडिटी का ये मतलब है कि जब आपने एक एक्सचेंज के ऊपर आपने अपने टोकन को लिस्ट कर दिया, तो टोकन में वॉल्यूम कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है कि कोई अफगानिस्तान में बैठे हुए आदमी को आपके एक कंसेप्ट में, आपके एक एसेट में इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई यहाँ एक रियल एस्टेट टावर बनाया। अब जो आपने रियल एस्टेट टावर बनाया उसका लोकली कोई बायर नहीं है, क्योंकि लोकली वो लोगों को चीज़ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या कंसेप्ट है कि इंडिया के अंदर अभी भी हम एक हायर इंटरेस्ट रेट देख पाते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट से मेरा मतलब है 8%, 10%, 12%, ये हम सुनते हैं और हम इससे नीचे हमें समझ भी नहीं आती चीज़ें। पर अगर आप अमेरिका जैसे देशों की बात करोगे तो वहाँ 2% का फिक्स डिपॉजिट चलता है। तो 2%, 2.5% साल का कमा लेना एक बहुत बड़ी चीज़ उनके लिए होती है। तो ये जो 2-2.5% की इनकम वाले लोग हैं, और अगर आप कोई चीज़ यहाँ से ऑफर करते हो जिसके अंदर आप उन्हें 8% पे कर सकते हो या आप उनको 7% भी पे कर सकते हो, तो आपके टोकन को लेने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो एसेट है, ये जो सिक्योरिटी टोकन है, इसके पीछे एक एसेट खड़ा है। अब इस चीज को श्योर कौन करता है कि इसके पीछे कोई एसेट रियलिटी में है या नहीं? उसको अश्योर करता है कस्टोडियन। अब कस्टोडियन कौन होता है?
कस्टोडियन ये होता है अगर आपने अपनी किसी बिल्डिंग को टोकनाइज किया, आपकी एक 100 करोड़ की बिल्डिंग है, आपने उसके 100 करोड़ टोकन्स बना लिए। अब 100 करोड़ टोकन्स जो हैं, अब ये बिल्डिंग तो आप उठाकर किसी को देंगे नहीं। इस बिल्डिंग के जो पेपर्स होंगे वो एक कस्टोडियन के पास चले जाएंगे, जो इस चीज़ का ट्रस्टी बन जाएगा कि ये पेपर मेरे पास पड़े हैं, मैंने इस एसेट को वेरीफाई कर लिया है और ये एसेट मेरे पास है, और ये जो लिस्टिंग हो रखी है मार्केट के अंदर एक लेजिटिमेट लिस्टिंग है, अगर कोई भी इशू होता है तो इनके पेपर्स हमारे पास पड़े हैं। तो तब तक वो चीज़ ट्रेड करती रहेगी, उसके ऊपर जो इनकम है वो जो बायर है उसको वो ट्रांसफ़र करता रहेंगे। जो भी ये इशूअर है, इशूअर वो है जिसने अपने टोकन को लिस्ट किया है, उसे इशूअर कहते हैं मार्केट के अंदर। और जो बायर होते हैं वो आपके वो हैं जो जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है या इसको वो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। अब एक और जो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो है फास्ट और चीप ट्रांजैक्शन। क्योंकि जब हम बात करते हैं टोकनाइजेशन की, तो इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन का टाइम है वो हार्डली कुछ सेकंड्स का होता है। क्योंकि जो भी आप इसके अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपने अगर किसी को कोई एसेट ट्रांसफर करना है तो इसके अंदर आपको कोई नोटराइज या आपको किसी मजिस्ट्रेट के पास जाकर इसको कोई साइन स्टैम्प सील नहीं करवाना है। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ये चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर इफ देन एल्स का एक रूल लगा हुआ है। उसका रूल तोड़ा नहीं जा सकता, वो रूल टूट नहीं सकता। वो रूल जो बना हुआ है वो उसी रूल के हिसाब से वो चीज़ एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो इसके लिए आपको कोई सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जो रियल दुनिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर अगर आपने किसी को पैसे देने हैं या आपने किसी से पैसे लेने हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई पार्टी मुकर सकती है इस चीज़ से। इसके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे या जब तक आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ओके नहीं होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में नहीं आएगा। और एक बार जब वो आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के ऊपर अपना एक राइट क्रिएट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई इसके अंदर जज साहब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो जज है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट ही इसी तरीके से किया जाता है। उसके रूल्स रेगुलेशंस को पहले ही डिफाइन करके उसके अंदर कोड कर दिया जाता है। तो इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो चीप हैं, वो सस्ती हैं, वो फास्ट होती हैं, उसकी ग्रेटर लिक्विडिटी है, क्योंकि कोई अफगानिस्तान में बैठ के खरीद सकता है, कोई लंदन में बैठ के आपकी चीज़ खरीद सकता है, कोई आपकी चीज़ बैठ के अमेरिका से बाय कर सकता है। और आपको ये नहीं पता, क्योंकि मैंने जैसे पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ब्लॉकचेन के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी इस पे जो अकाउंट नंबर हैं जिन्हें हम वॉलेट एड्रेसेस कहते हैं, वो वॉलेट एड्रेसेस टोटली अनोनिमस होते हैं। उनके पीछे कोई केवाईसी नहीं है। तो आपको ये नहीं पता कि ये वॉलेट एड्रेस लंदन का है, यूएस का है या कहीं का भी है। उसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को वेल मार्केट करते हो, आप मार्केट तक उस प्रोजेक्ट को पहुंचाते हो, दुनिया में उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होती है, या आप ऐसे एक कंट्री के अंदर चले जाते हो जहां पर एक लो इंटरेस्ट जोन है, जहां पर लोग 2-2.5% की इनकम को भी बहुत बड़ा मान रहे हैं। अब जैसे जापान है, जापान के अंदर आपका इस वक्त नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। इसका मतलब है जब आप पैसे बैंक अकाउंट में रखोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, क्योंकि बैंक ने आपका पैसा अपने पास रखा है। आज भी इंडिया के अंदर हम 8 से 10% की एफडी चाहते हैं, पर हमारे यहाँ भी अब वो इंटरेस्ट रेट गिरते जा रहे हैं, जो 5 से 6% आ चुका है, और जो आने वाले टाइम में कम होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आप पैसे बाहर निकालें, आप पैसे को इन्वेस्ट करें और आप पैसे को रख के ना बैठे रहें। जब तक आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में नहीं लगाएंगे, तब तक सरकार का जो ये जीडीपी का जो एक प्ले होता है, जो इकोनॉमिक प्ले है, वो काम में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे या आप जब तक कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करोगे, तब तक वो जीडीपी नहीं चल सकता। अगर हम सब लोग सेविंग करके सिर्फ बैंक को पैसा दे देंगे तो बैंक कभी कोई बिजनेस रन नहीं करता। बैंक कैसे कमाता है? वो कमाता है आपको लोन देकर, क्योंकि बैंक का जो पैसा है वही उसकी इन्वेंट्री है, वही उसका माल है जो उसे वो बेचकर या जिसे घुमाकर वो उसके अंदर से पैसे निकाल सकता है। और अब अगर सिक्योरिटी टोकन का एक बहुत बड़ा एक और बेनिफिट है कि इसके अंदर जो राइट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो दो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, वो जो जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर मैं कोई टोकन खरीद रहा हूं तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्री कर रहा हूं। जो मेरी राइट्स हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्बेडेड है। और उसके अंदर कहाँ से ट्रस्ट आया है? जैसे मैंने भी बताया, कस्टोडियन के थ्रू। अगर मैंने कोई चीज़, रियल एसेट्स वहाँ पर रखे हैं, मैंने कोई लैंड, बिल्डिंग, कोई इस तरीके की चीज़ रखी है, तो मैंने कस्टोडियन को हायर कर लिया है, जिसने मेरे उन पेपर्स को वेरीफाई कर लिया है कि ये मेरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। उसने उसे वेरीफाई करके उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए हैं। तो अब जो भी वर्ल्ड वाइड बायर है वो टोटली इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर सकता है कि जो भी उसके हाथ में अभी टोकन है उसकी एक रियल वैल्यू मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब
जो चौथा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैंने जिसका शुरू में भी जिक्र किया, वो है फ्रैक्शनल होल्डिंग्स। क्योंकि जितनी भी आप आज मार्केट के अंदर आप एसेट्स देख रहे हो, आज अगर आप एक घर लेने जाते हो, आप एक प्राइस एक देखते हो कि वो घर 25 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, तो आप उसके अंदर एकदम से अगर आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको एक बल्क इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। पर अगर आप ये जानते हो कि अगर मैं यहाँ पर अगर घर ले लूँ तो इसकी कीमत बढ़ेगी, पर मेरे पास तो अभी पड़े नहीं इतने पैसे उसको खरीदने के लिए। तो टोकनाइजेशन उस चीज़ का भी एक सॉल्यूशन है, वो उस चीज़ का भी एक हल है कि अगर आप जहाँ पर आप अपने एसेट्स को लेना चाहते हो, आप वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप वहाँ पर ₹5000 भी लगा सकते हो, आप उसमें ₹5 भी लगा सकते हो, आप उसमें 50,000 भी लगा सकते हो, आप उसमें 50 लाख भी लगा सकते हो। क्योंकि जो टोकन्स की वैल्यू है वो उसी तरीके से डिफाइन होती है। जैसे-जैसे आपकी अब एसेट की कीमत बढ़ती जाएगी या जैसे-जैसे उसका डिमांड बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से टोकन की कीमत भी ऊपर आती रहेगी और लोग जो हैं उसको आपस में ट्रेड करते रहेंगे। तो जो इश्यूअर है जिसका वो एसेट है जो मार्केट पे लिस्टेड है, वो इस चीज़ से एक बेनिफिट ले सकता है। आज के टाइम पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल एस्टेट में क्या हो गई है कि हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्री है। उस इन्वेंट्री का कोई बायर नहीं है। उस इन्वेंट्री के अंदर कई ऐसे ट्रांज़ैक्शंस अभी भी हैं जिसके अंदर 5 से लेके 8% की रेंटल इनकम है। पर वो रेंटल इनकम 8% हमारे देश में सुनने में कम लगता है। पर अगर हम किसी बाहर की मार्केट को वो ऑफ़र करें जिधर वो 1%, 2% या नेगेटिव इंटरेस्ट ज़ोन की टेरिटरी में है, तो आपके साथ वो पैसा लगाना चाहेंगे। अभी तक उसका कोई रूल नहीं था, अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मैं किस तरीके से उस पैसे को यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। पर टोकनाइजेशन के बाद वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल पॉसिबल हैं, जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को आप टोकनाइज़ कर सकते हो। आप जिस चीज़ को सोच सकते हो, वो सारी चीज़ें टोकनाइज़ हो सकती हैं। यहाँ तक कि एक इंसान भी टोकनाइज़ हो सकता है। वो एक इंसान भी, और अगर आप गूगल पे इस बारे में सर्च करेंगे, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को टोकनाइज़ कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्रिकेटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाम लेते हैं विराट कोहली का। विराट कोहली हम जानते हैं कि वो 100 करोड़ रुपए कमाते हैं साल के। तो 100 करोड़ रुपए के लिए वो अपने आप को उस साल के लिए टोकनाइज़ कर सकते हैं। उसका क्या बेनिफिट होगा कि उनको वो 100 करोड़ रुपए मार्केट से एडवांस मिल जाएँगे। अब जो लोग हैं, वो जो 100 करोड़ की जो उनकी इनकम होगी, वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर विराट कोहली को पैसे चाहिए होंगे और वो 100 करोड़ कमाते हैं, बोलें कि ठीक है मैं तो 100 करोड़ कमा रहा हूँ पर मुझे आज पैसे की इमीडिएट ज़रूरत है, तो और आप ये 90 करोड़ रुपए ही मेरे को दे दो और जो 100 करोड़ की मेरी इनकम होगी वो मैं आप लोगों को बाँट दूँगा। तो इससे क्या हुआ, एक उसमें एक 10% की एक रिटर्न जनरेट हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को जिसको आप सोच सकते हो वो ब्लॉकचेन के ऊपर टोकनाइज़ किया जा सकता है, वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ट्रेड करा जा सकता है, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। अब जैसे होटल रूम्स हैं, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो मार्केट के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं, जो पूरे-पूरे होटल बिकने पर हैं, पर पूरे-पूरे होटल का बायर कौन होगा? जो एक बड़ी पार्टी होगी। पर इसके अंदर आम आदमी का तो कोई कंट्रीब्यूशन आया नहीं, उसका तो रोल कहीं पर नहीं आ रहा। तो अगर हम इसे ब्लॉकचेन के ऊपर डालते हैं, अगर हम इसे ब्लॉकचेन के थ्रू लेकर चलते हैं, तो ब्लॉकचेन के अंदर हम पर होटल रूम को भी सेल कर सकते हैं। हम उसी होटल के कई एक फ्रैक्शनल टोकन्स बना सकते हैं जिसको हम वर्ल्ड वाइड बेच सकते हैं। तो ये चीज़ आज के टाइम पे बहुत पॉसिबल है, जो आपके मार्केट के अंदर इमीडिएटली लिक्विडिटी को बढ़ा देगा। जो मार्केट में आपके बायर सेलर हैं, कई मार्केट्स में जो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स हैं, उनके अंदर एक आर्बिट्राज होता है। अब आर्बिट्राज का मतलब क्या है कि आज जो आपके इंडिया के अंदर जो आज कोक की बॉटल की कीमत है, वो अमेरिका में वो नहीं है। अमेरिका में कोक आपको $1 का मिलता है। आपका जो कैन है वो आपको $1 का मिलेगा, $1.5 का मिलेगा। इंडिया के अंदर वही चीज़ आपको ₹30 की मिलेगी, ₹35 की मिलेगी। तो इंडिया में प्राइस क्या हो गया, 40 या 50 सेंट्स। वहाँ पर क्या हो गया, 1 से $1.5। तो डिफरेंस है प्राइस का। तो जो प्राइस का डिफरेंस है वो कन्वर्ज हो जाता है। तो जो लोग 2% के ब्याज रेट पे बैठे हुए हैं, वो आपके 5%, 7%, 8% की चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आज 8% का आपके देश में कोई लेना नहीं चाहता। लोगों को अब वो आदत है कि वो एक बड़ी रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मार्केट के अंदर उस चीज़ की डिमांड नहीं आएगी रियल एस्टेट की, तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे लिक्विडेट होती जाएँगी। तो आज जो लोग बिल्डर हैं, जो इस चीज़ को बना रहे हैं, जो बेच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि वो अपने किसी भी एसेट को, यहाँ तक कि अगर उनके ऊपर कोई लोन है, अगर किसी कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का लोन है, या वो चाहता है कि मैं 100 करोड़ के ऊपर मैं 14 से 15% का ब्याज पे कर रहा हूँ या 12 से 13% का ब्याज पे कर रहा हूँ और मैं इसे कहीं से रीफाइनेंस कर लूँ। मैं इसे 4 या 5% पे रीफाइनेंस करना चाहता हूँ।
तो मार्केट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका में रेट 2% का है, 2.5% का है, तो लोग 5 से 6% में इंटरेस्टेड होंगे आपके उस डेट को लेने में। अब आपके उस डेट के पीछे कितना साफ-सुथरी चीज़ है, कितनी साफ-सुथरी बैलेंस शीट है, कितने वो डेट के पीछे एसेट्स हैं, उन एसेट्स की क्या ट्रू वैल्यू, उसका एक एनालिसिस ज़रूर होगा। वो एनालिसिस के बाद आप अपने डेट को मार्केट में ईज़िली रीफाइनेंस कर सकते हो। आप उन टोकन्स को मार्केट पे लिस्ट कर सकते हो। आप मार्केट से वो फंड ले सकते हो। तो यहाँ हमारी कंपनी जो ईजीडब्ल्यू कैपिटल है, वो लोगों की मदद करती है इस चीज़ को टोकनाइजेशन को करने के लिए। अब देखिए इस चीज़ के लिए जब हम टोकनाइजेशन की बात करते हैं तो टोकनाइजेशन क्या ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत फेमस हो चुका है? बिल्कुल ये बहुत फेमस हो चुका है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके अंदर अब फोरे कर चुके हैं, वो इसको कर रहे हैं। रियल दुनिया में ये चीज़ हो रही है, जो इंडिया के अंदर अभी भी होनी बाकी है, जो लोग समझ नहीं पाए हैं, पर धीरे-धीरे अब ये सारे कंसेप्ट जो हैं मार्केट के अंदर जा रहे हैं। तो आज लोगों को जिनके पास एक लिक्विडिटी क्रंच है, वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को रीफाइनेंस कर सकते हैं मार्केट को एक अच्छा इंटरेस्ट देकर, जो एक बाहर की मार्केट का जो इंटरेस्ट है उसको मैच कर कर कि हम वहाँ एक बेनिफिट दे दें, तो वो बेनिफिट के थ्रू आप अपनी चीज़ों को अच्छी पोजीशन में आप लेके आ सकते हो, अपनी लिक्विडिटी को एनहांस कर सकते हो। अब जो चैलेंजेस कुछ आते हैं सिक्योरिटी टोकन की मार्केट में वो है इंटरनेशनल लॉस के। अब इंटरनेशनल लॉस क्या है, क्योंकि कोई आपका बैठा हुआ इन्वेस्टर आपका अमेरिका से है, कोई यूरोप से है, तो ये लोगों के एक लॉज हैं, एक रूल हैं। तो उन रूल्स को आप कैसे सेट करोगे? तो उन रूल्स को सेट करने के लिए हमारी जैसी जो कंपनीज़ हैं, जो हमारे जैसे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो क्लाइंट्स की मदद करते हैं। हम उस चीज़ को इंटरमीडियरी की तरह हम उन चीज़ों को असाइन करते हैं कि इनका लीगल जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये टोकनाइज़ेशन का कांसेप्ट है। तो अब जो लिस्टिंग्स है मार्केट के अंदर, देखिए धीरे-धीरे कंसेप्ट आएगा मार्केट के अंदर जहाँ पर आपको स्टॉक एक्सचेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर बिज़नेसेस को लिस्टिंग के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज भी अगर इंडिया में अगर आप कोई लिस्टिंग करना चाहते हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक रूल आ जाता है कि आपकी कंपनी मिनिमम 3 साल पुरानी हो, उस 3 साल से प्रॉफ़िट बना रही हो, अगर वो आप मेन बोर्ड लिस्टिंग पे जा रहे हो, जो एनएसई का मेन एक्सचेंज है। अगर आपका एसएमई एक्सचेंज है, तो एसएमई एक्सचेंज पर भी आपका एक मिनिमम नेटवर्थ का एक क्वालिफिकेशन आता है कि आपकी इतनी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, आपके पास इतने मिनिमम एसेट्स होने चाहिए। तो वो वाले जो कंसेप्ट्स हैं, उससे बहुत सारे बिज़नेसेस आगे नहीं आ पा रहे। और देखिए अब इसके अंदर क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारे जैसे इंटरमीडियरीज़ के लोगों को, क्योंकि जो कंपनीज़ आ रही हैं, क्योंकि जब ये चीज़ की आज़ादी आपको मिली है, तो उस आज़ादी का दुरुपयोग भी होता है। अब इसके अंदर कोई बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हो सकती हैं जो एग्ज़िस्ट नहीं करती या जिनका बिज़नेस जो है वो अपने आप में कोलैप्स हो चुका है, पर वो मार्केट में बहुत अच्छी एक मार्केटिंग करके अपना फंड रेज़ कर लें और वो धीरे-धीरे मार्केट से वैनिश हो जाएँ। तो इस चीज़ के लिए ही आईओ जो आपके इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग्स हैं, जहाँ पर एक्सचेंज और इंटरमीडियरी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स मिलके उस कंपनी के बारे में चेक करते हैं और उस चीज़ को वो मार्केट पर लेकर आते हैं। तो इस एपिसोड का जो टोटल फोकस जो रहा है, वो रहा है टोकनाइजेशन के ऊपर, कि आप किस तरीके से टोकनाइजेशन को बेनिफिट में ला सकते हो, किस तरीके से आप ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप उसे कमेंट में लिखो। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो जानकारी है ये अभी बेस बन रहा है। हम बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर ब्लॉकचेन के बारे में ऐड करेंगे, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद, ख्याल रखिए।